हेलो एंड वेलकम बैक। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जिक्र करते एक नए कानूनी पहलू से। माफ़ी या यूँ कहें कि अपोलॉजी। अक्सर हमने सुना है कि अगर आप गलती करते हो या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ हरकतों से, कुछ शब्दों से, कुछ टिप्पणियों से या किसी वजह से, आपकी गलती से किसी को ठेस पहुंची है या उनको कोई इंजरी हुई है या उनका रेपुटेशन या गुडविल डैमेज हुआ है, तो वो आप तहे दिल से महसूस करते हुए, तहे दिल से आप एक अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करते हो। यानी कि आप उससे सॉरी कहते हो, माफ़ीनामा मांगते हो और वो व्यक्ति आपको माफ़ कर देता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमने कई बार देखा है कि इस तरह वाक़या होते हुए हमसे खुद से अगर हो जाता है तो हम सॉरी करके निकल जाते हैं, भाई माफ़ कर दे भाई, या अपोलॉजी टेंडर करके निकल जाते हैं। क्योंकि अगर गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो एपोलॉजी है ये अगर ख़ास करके अगर आप किसी कोर्ट के सामने अगर आपको इस तरह से वाक़या अगर आए, जहाँ पे आपको कोर्ट को अगर आपके कुछ कॉन्डक्ट से या आपकी कुछ टिप्पणी से या आपकी कुछ हरकतों से कोर्ट को लगे कि उसकी अवमानना हो रही है या जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट हो रहा है, या कोर्ट को आपका पूरा कॉन्डक्ट या आपका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या आपकी ऐसी कोई टिप्पणी जो कोर्ट को इनअप्रोप्रिएट लगे, तो कोर्ट आपको वार्न करता है, आपको कहता भी है कि आप हद में रहिए, अदरवाइज़ हम कंटेम्प्ट इशू करेंगे। और अगर समझो अगर आपके खिलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो आप अगर एपोलॉजी टेंडर कर देते हो या क्षमा याचना मांग लेते हो कोर्ट से, तो कोर्ट अमूमन ऐसा पाया है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको वो रिलीफ दे देता है, यानी प्रोटेक्शन दे देता है। आपके खिलाफ़ उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता कोर्ट, ऐसा अमूमन पाया गया है। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा, बट ऐसा अक्सर पाया है, इतिहास में भी कई बार हमने देखा है कि ऐसी गलतियाँ जो हुई है किसी काउंसिल से हुई है, किसी एडवोकेट से हुई है, किसी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन से हुई है, किसी हाई प्रोफाइल नेता या अभिनेता से हुई है। तो उन्होंने अपनी अपनी अपोलॉजीज़ जो है अनकंडीशनली टेंडर की है, उसको कोर्टों ने बड़े शिद्दत से उसको एक्सेप्ट करते हुए बरी कर दिया है। क्योंकि कोर्ट नॉर्मली लार्ज हार्टेड होते हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी लार्ज हार्टेड होता है। वो आपको एक पिन पॉइंट पे पकड़ के नहीं रखते हैं, अनलेस अगर उनकी नज़रों में लगे कि आपका कॉन्डक्ट ही ऐसा है कि जिसे माफ़ी नहीं किया जा सकता। तो वो एक टेस्ट है कि कोर्ट की नज़र में या कोर्ट के संज्ञान में आपका एंटायर कॉन्डक्ट या आपका एंटायर जो वोकेबलरी है, आपका बिहेवियर है, या आपके ऐसी कोई टिप्पणी जो कोर्ट की नज़र में इतनी मतलब बिलो द बेल्ट है कि जिसे माफ़ी नहीं किया जा सकता, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ कोर्ट नॉर्मली लार्ज हार्टेड होता है। वैसे हमने प्राइवेट लाइफ में भी देखा है या पब्लिक लाइफ में भी देखा है कि कई बार अपोलॉजीज जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है और माफ़ कर दिया जाता है। तो उस लिहाज से जो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका पतंजलि के खिलाफ चल रही है, जिसमें आज बेसिकली कोर्ट का कहना था, जब पतंजलि की तरफ से उनके जो स्टेक होल्डर्स जो अपीयर हुए, उन्होंने जो एपोलॉजी वगैरह टेंडर की है, तो कोर्ट ने पूछा वाज द एपोलॉजी इज़ द सेम साइज एज द एड्स, यानी जिस तरह का जो उन्होंने ये मामला शुरू होता है कि पतंजलि के खिलाफ एक ऑर्डर के बाद में पतंजलि ने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह उस तरह से किए थे जिससे लगा कि वो कोर्ट विलफुल डिसोबीडियंस है कोर्ट की नज़र में, तो वो ऐड वगैरह उन्होंने दिया था। मैं उस केस के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, वो सभी के पब्लिक डोमेन में है, तो उसके बारे में क्या ही बात करना। तो कोर्ट ने पूछा कि वो आपकी जो एपोलॉजी है वो उसी ऐड के साइज़ की है क्या, तो अगर है तो वो उसके प्रिंट आउट्स भी मंगवाए हैं कोर्ट ने और अगली तारीख दे दी है।
तो ये तो उनके बीच का मामला है, कोर्ट अपना काम करेगा जो भी कोर्ट को एप्रोप्रिएट लगेगा। तो उसके संदर्भ में तो मैं कोई बात या कोई टिप्पणी या कोई कमेंट करने से रहा, ना ही मेरा कोई लोकस है उसके बारे में बात करना। अब जब एपोलॉजी की बात आई है तो उसमें बेसिकली जो एपोलॉजी जो है, मतलब अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मीनिंगफुल एपोलॉजी, तो इसके बारे में जो कुछ रिसर्च वगैरह जो मैंने किया, तो उसमें जो 5 इंग्रेडिएंट्स है, जो एक स्टडी के हिसाब से जो 5 इंग्रेडिएंट्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर वगैरह है। हालांकि मुझे नहीं मालूम था आज के पहले कि इतना सारा रिसर्च एक वर्ड एपोलॉजी के ऊपर यूज़ किया गया है या किया है। काफ़ी सारी रिसर्च मटेरियल है, नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है इस कॉन्सेप्ट ऑफ एपोलॉजी के ऊपर। तो जो एक फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मीनिंगफुल एपोलॉजी है, तो उसके जो स्टडी के हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, वो ये है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रॉन्ग डन और नेमिंग द ऑफेंस। सेकंड है एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रॉन्ग दैट वाज डन। थर्ड है द एक्सप्रेशन ऑफ सिंसियर रिग्रेट एंड प्रोफाउंड रिमोर्स। फोर्थ है द assurance or promise that the wrong done will not recur, and fifth है reparation through the concrete measure। तो अगर हम बात करें कि ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स है, 5 टेस्ट है, जिसको हम मीनिंगफुल एपोलॉजी कहेंगे, तो आपकी एपोलॉजी एक्चुअली में मीनिंगफुल है। अदरवाइज वो जस्ट एक टोकनिज्म होता है जिसे कोर्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किसी अथॉरिटी ने भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो बेसिक ये 5 टेस्ट है जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रॉन्ग डन और नेमिंग द ऑफेंस, मतलब सीधा सीधा है कि आपको ये मानना होगा कि आपसे वो जो भी गलती है वो हुई है, या जो भी ऑफेंस हुआ है वो आपसे हुआ, इस चीज़ का मानना एक मूलभूत क्राइटेरिया रहेगा। फिर एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रॉन्ग दैट वाज डन, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। आपको पहली बात तो मानना होगा कि आपसे गलती हुई है, और उस गलती से या उस ऑफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है जो कि आपने किया है। और फिर उसके बाद में द एक्सप्रेशन ऑफ द सिंसियर रिग्रेट एंड प्रोफाउंड रिमोर्स, और आपको आपकी गलती का एहसास सिंसियरली होना चाहिए और उसका रिमोर्स एकदम बोनाफाइड होना चाहिए। वो जस्ट टोकनिज्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, या जस्ट फॉर द sake of making or tendering apology नहीं होना चाहिए। वो आपका एक सिंसियर रिग्रेट होना चाहिए, आपको ग्लानी, गिल्ट होना चाहिए कि आपकी ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से, या आपके उस कॉन्डक्ट की वजह से, या आपके उस बिहेवियर की वजह से, या आपकी उस चॉइस ऑफ वर्ड की वजह से सामने वाले व्यक्ति को इंजरी पहुंची, या उनके रेपुटेशन या गुडविल का डैमेज हुआ, या आपके उस कॉन्डक्ट से उनको उस तरह की इंजरी पहुंची जिसको एक मॉनेटरी टर्म में कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। इसका आपको सिंसियर रिग्रेट होना चाहिए, आत्मग्लानि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और उसका रिमोर्स होना चाहिए उसी तरह का। यानी कि अपने आप में बहुत ही बोनाफाइड टेस्ट है। अगर ऐसा नहीं दिखते हुए लगेगा तो वो एपोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। और फिर द एश्योरेंस और प्रॉमिस दैट द रॉन्ग डन विल नॉट रिकर, और आपको ये भी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि दोबारा आप इस तरह की कोई गलती, जिस गलती या जिस शब्द का प्रयोग या जिस बिहेवियर या कॉन्डक्ट की वजह से इंजरी हुई है, उसको आप रिपीट नहीं करोगे। कई बार होते हैं रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं, सॉरी बोल के निकल जाते, फिर वही ऑफेंस करते हैं। लेकिन आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है कि जब आप ये मानते हो कि आपसे गलती हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपको सिंसियरली उसको एक्सप्रेस करते हो रिग्रेट, तो आपको वो एश्योर भी करना होगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और उसके बाद में आप रिपार्टेशन थ्रू द कॉन्क्रीट मेजर, आप उस तरह से मतलब कदम भी आगे फ्यूचर में लोगे कि भाई इस तरह से कोई गलती
दोहराई ना जाए या हो है ना, तो ये बेसिकली 5 टेस्ट है। अब जो कोर्ट अपोलॉजीज़ की बात है, जो मैंने पहले ही कहा है, यू से सॉरी, कोर्ट ऑर्डर अपोलॉजीज इज़ अ सिविल राइट रेमेडी। ये मतलब मतलब एक नॉर्म है जो कि आप मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है या आपको एक रिमेडियल ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप एक अपोलॉजी टेंडर करके हाँ हाँ आप बच सकते हो सज़ा से या कुछ ऐसे ऑर्डर से जो कोर्ट की नज़र में आपके अगेंस्ट में जा सकता है, तो वो एक आपके लिए सिविल राइट की रेमेडी है और उसे डेफिनेटली अवेल करना चाहिए। तो बेसिकली मतलब जो एपोलॉजी अपने आप में कहने को तो एक सेंटेंस सा है, मतलब अगर उसके डिक्शनरी मीनिंग वगैरह में जाओगे तो सिंपल सा मीनिंग है क्षमा मांग लो। तो वो क्षमा मांगने के लिए जो उसके जो टेस्ट है वो टू द टीथ जिसे कहते हैं, टू द टीथ उसका पालन होना चाहिए, टू द टीथ उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि आपकी नज़र में वो टेस्ट जो 5 टेस्ट है वो अपने आप में टू द टीथ उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, टू द टीथ उसका मीनिंग होना चाहिए, टू द टीथ उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए जब आप उस तरह का एपोलॉजी टेंडर करते हो। अगर इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट अगर कम है या नहीं है तो एपोलॉजी मीनिंगफुल नहीं होती है, और अगर वो एपोलॉजी मीनिंगफुल नहीं है तो ऑब्वियसली कोर्ट का राइट बनता है आपके खिलाफ, अगर कोर्ट को लगे उसके बावजूद भी कि भाई इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए तो बिल्कुल कोर्ट लेती है। लेकिन अमूमन ऐसा पाया है कि कोर्ट आपकी सिंसियरिटी को, आपकी जो अपोलॉजी एफिडेविट्स है या अंडरटेकिंग्स है या ओरल स्टेटमेंट है उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करती है और आपको बरी कर देती है, आपको रियायत या राहत दे देती है। अब एक फेमस फिल्म है बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। तो अब उस हिसाब से अगर हम उसकी एनालॉजी को यूज़ करें तो आपकी एपोलॉजी मीनिंगफुल होनी चाहिए। उसके साइज़ के हिसाब से अगर आप इंटरप्रिटेशन करने जाओगे तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा ये तो आने वाले दिन में पता ही पड़ेगा। उस डायरेक्शन में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कोर्ट ने मांगा है कि भाई इनकी एपोलॉजी जो है जो एपोलॉजी का साइज़ वही है जो ऐड की था, तो वो तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन एपोलॉजी अगर मीनिंगफुल नहीं है तो ऑब्वियसली कोर्ट एक अपने विजडम में एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेता है ताकि इस तरह का मतलब अगर कोई दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना हो। प्रिवेंटिव मेजर है बेसिकली कोर्ट का, कोई उनका इंटेंशन नहीं होता सज़ा देने का, लेकिन कई बार ऐसे होते कोई व्यक्ति होते बाज नहीं आते तो कोर्ट को थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस आनंद फिल्म का अगर मैं कोट करूं, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, तो एपोलॉजी उसके हिसाब से मीनिंगफुल होनी चाहिए। एक आप जैसे एक एफिडेविट में लिख के देते हो और उसका लेंथ है लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं है, मतलब आप जब टेंडर करते हो एक एफिडेविट पे एपोलॉजी, वो लेंथी सबमिशंस कर दिया लेकिन आपके पूरे कॉन्टेक्स्ट में कोई मीनिंग नहीं है, तो उस एपोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था। अब ये ऐड की साइज़ वगैरह का क्या है और वो किस तरह से पतंजलि सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को और कोर्ट क्या सेटिस्फाई होती है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा मैं रिसर्च करूं और आपके सामने कुछ बातें या कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करूं, तो उस लिहाज से ये मैंने वीडियो आज बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहोगे। और इसी के साथ मैं फ़िलहाल आज तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। फिर कल मैं एक अलग पहलू से, अलग मुद्दे से जो कानून से जुड़ा होगा उसके साथ मैं एक और वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू,
हैव अ नाइस डे।